हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। देख पा रहे हैं पीछे लिखा हुआ बीपीएससी टीआरई 3 के लिए हम लोग लेकर के आप सभी के बीच में आ गए क्या? सामान्य हिंदी। आज हम उन 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो वर्ण वर्णमाला उनकी परिभाषा उनके भेद से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही जो या तो बीपीएससी ने पूछ रखे हैं या बिहार के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और एससीईआरटी एनसीईआरटी कुछ पूछे हुए प्रश्न उसमें समाहित हैं। तो आइए दोस्त बिना देरी के शुरू करते हैं अपना सेशन। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त? पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है वर्णों के, माफ करिएगा, पहला प्रश्न क्या है? वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। क्या बात हुई है? वर्ण, वर्ण की बात हुई ना। मैं आपको थोड़ा सा इस पे एक एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। जैसे एक शब्द होता है वर्ण, क्या एक शब्द होता है वर्ण और एक शब्द होता है ध्वनि। दो शब्द होते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई है। दोनों ही छोटी, सबसे छोटी इकाई है, वर्ण और ध्वनि दोनों ही। ठीक है। वर्ण क्या है? ये लिखित रूप में, क्या लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ध्वनि क्या दोस्त? ये मौखिक रूप से क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मामला क्लियर है? हमसे पूछा है वर्णों के कितने भेद हैं। अच्छा आप बताइए वर्ण के कितने भेद हो सकते हैं? मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर हम वर्ण की बात करते हैं ना, वर्ण की, तो वर्ण से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वर्णमाला की तरफ आगे चलेंगे। तो वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्वर, एक होता है स्वर और एक होता है क्या? व्यंजन होता है मेरे दोस्त। क्या? व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है। और व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। मामला क्लियर है? आपसे पूछता है, आगे प्रश्न आएगा, मैं यहां डिस्कस कर दे रहा हूं। तो यहां प्रकार जो है आपसे पूछा, तो प्रकार कितने हो गए? 2 हो गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही जवाब है। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम में चलते हैं। क्या दोस्त? अगला क्रम है प्रश्न संख्या 2, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी क्रिया। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? वर्णमाला, वर्णमाला का होगा। पहली बात एक एक करके, क्रिया क्या होती है? कार्य करने, कार्य करना ही क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, कार्य का जहां करना या होना पाया जाता है वही क्रिया होती है। क्या? कार्य का जहां करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, ठीक है, वो होती है क्या? होना पाया जाए, वो होती है क्रिया। जैसे हम ये कह दें कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ गए। ठीक है, प्रभु श्री राम अयोध्या आ गए। तो यहां पे आना क्या एक क्रिया है। ठीक है, तो यहां पे आ गए, आना क्या एक क्रिया है। जैसे हम कहें कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, तो पाला बदलना क्या एक क्रिया है। ठीक है, अक्षर क्या होता है? वर्णों के मेल से अक्षर का निर्माण होता है। अक्षर वो होते हैं जो क्षरित नहीं हो सकते, जो टूट नहीं सकते हैं। जैसे ये आ क्या है? आ क्या अक्षर है दोस्त? ये टूट नहीं सकता है, क्षरित नहीं हो सकता है। लेकिन यहीं पर अगर हम आपसे कहते हैं क, तो क कैसे बनता है? ये तो ह्रस्व होता है और यहां पे अ जुड़ता है तभी तो का बनता है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अक्षर मतलब जो क्षरित ना हो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सब सर्वनाम, तो ये तीन तो गलत हो गया ना। वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। बताइए दोस्त वर्णमाला। देखिए अगर वर्णमाला की बात करते हैं ना, तो वर्णमाला मतलब जैसे अगर हम छोटा अ, आ, ई, ए ऐसे बात करते हैं, तो वर्णमाला में आप ऐसे समझिए, अगर आपसे पूछे कि भाई वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप कहते हैं साहब 52 है। कितनी है?
52 है ना। आप कहेंगे 52 है तो कैसे 52 है भाई? अगर बात यहां कर लेते हैं स्वर की, तो स्वर तो होते हैं 11। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये मामला क्लियर है। और अगर हम व्यंजन की बात कर लेते हैं, किसकी? व्यंजन की बात करते हैं, तो ये कितने होते हैं? ये तो भाई 33 होते हैं ना। तो 11 और 35 कितने हो गए? 44 होते हुए। लेकिन आप देखते हैं, हम लोग यहां पे देखते हैं क्या, अलग से जब जैसे स्वर हम पढ़ लेते हैं तो अलग से अंग और अ आते हैं, जिनको संकर वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, जिनको अलग से रखा जाता है। तो ये 2 हो गए, 11 प्लस 2, तो ये कितने हो गए? 13। इसी चक्कर में कुछ लोग अं और अ को भी स्वर के साथ जोड़ते हैं, 13 लिखते हैं, जबकि स्वर हमेशा कितने होते हैं? 11 होते हैं। 2 तो ये अलग से होते हैं, संकर वर्ण को बोला जाता है। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 33, 3 36, 10 46, 4 50, 2 52। तो भैया संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण भी तो होता है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। ठीक है, ये कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो कितने हो गए भैया? अब तो आप देखेंगे 33, 3 36, 46, 4 50, 2 बचते हैं। 2 बच रहे हैं उच्छिप्त द्विगुण या ताड़नजात। ताड़नजात जो वर्ण है, ताड़नजात, ये मिल गए कितने? इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से? ड़ और ड़ा और ढा, ये 2 तो होते हैं ना। तो ये आप मिला के 52 वर्ण हो गए। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा क्या है? शब्दों का समूह, तो शब्दों का समूह क्या होता है? वाक्य हो जाता है। शब्दों का समूह वाक्य। वर्णों का समूह क्या होता है? शब्द होता है। और शब्द गणना नहीं, शब्द गणना नहीं होती है। यहां पे व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है मेरे दोस्त। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या? अब यहां पे देखिए आ गया, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां है। क्या पूछा है? कुल वर्ण लिपियां पूछा है। ऑप्शन है 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 48। बताइए दोस्त, ये तो सबसे सिंपल सा प्रश्न है दोस्त, इसका जवाब दीजिए। कितनी वर्ण लिपियां हैं? अभी देखिए, हमने भी क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले आपसे हमने चर्चा करी थी कि भाई कितने हैं, कैसे हैं, सारी चर्चा हुई थी ना। जैसे हमने आपको बताया था स्वर कितने, स्वर कितने? 11, ये स्वर है। अब यहीं पे अगर आपसे यहां नोट कर लीजिएगा, नोट, यहीं अगर पूछ ले मात्रा के आधार पर, क्या? मात्रा के आधार पर अगर आपसे पूछ ले, तब उनकी संख्या कितनी होती है भैया? तब 10 होती है। लेकिन अभी फिलहाल हमको स्वर इस आधार पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब व्यंजन की बात कर लेते हैं। क्या दोस्त? व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से? 33 है ना। कौन कौन से 33 है भैया? 33 इसमें आपके हैं क से लेकर के क वर्ग से, क वर्ग से क, च, ट, त और प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग तक। तो ये आपके क्या है? ये आपके करीब कितने हैं? 25 हो गए। ये तो 25 हो गया ना। क, च, ट, त, प वर्ग 25 हो गया। उसके बाद क्या? अंतस्थ व्यंजन। क्या आते हैं दोस्त? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तभी तो 33 होंगे भाई। 25 4 29, तो 4 होते हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? कौन से होते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन। जैसे अब यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछी जाती है कभी आपसे कि भाई इनकी संख्या कितनी होती है? ये होते हैं 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्त। कितने हो गए? 25 4 29 हो गए। लेकिन हमको क्या अभी 33 चाहिए ना। उसके बाद हम आते हैं किस पे? ऊष्म व्यंजन पे। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? श, स, स, ह, ये तो होते हैं। ये तो उस व्यंजन है। 25 4 29 44 ये हो गए। अब आते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। क्या आते हैं दोस्त? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अभी हमने चर्चा की थी, कितने? 4। कौन कौन से? छ, र, ज्ञ और स्र, यही तो होते हैं दोस्त, यही होते हैं ना। अब आते हैं क्या? अब इस पे आता अयोगवाह, जिसको हम संकर बताते हैं। ठीक है, अयोगवाह, जिसका किसी से योग ना हो, अयोगवाह। और ये है कौन कौन से? ये है आपके अंग और अह। कितने हो गए? यहां पे इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, हो गया ना। अब उसके बाद द्विगुण व्यंजन की बात करते हैं। क्या? उच्छिप्त द्विगुण या ताड़नजात द्विगुण व्यंजन कौन कौन से भैया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कौन कौन से है? तो भैया ये है आपके, एक तो ड़ और उसके बाद ढ। ये तो है। कितना हो गया भैया? 11 और 33। 33
एक 34, 10 44, तो ये यहां तक हो गए। उसके बाद 44 4, 44 4 48, 49 50 और यहाँ पे 2 52। अब बताओ भैया यहां पूछा क्या है, कुल वर्ण पूछा, कितना बताएंगे आप? ऑप्शन सी। अब यही पूछता हिंदी भाषा में मूल वर्ण लिखना कितनी तक 44 आप मारते, लेकिन अभी फिलहाल आपको 44 नहीं मारना है। मामला क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। पांचवा, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अयोगवा। बताइए दोस्त, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए ना। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो भाई शब्द की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करेंगे तो अभी हम चर्चा करें तो पहला प्रश्न आपको याद होगा। पहला प्रश्न हमने क्या कहा था कि सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण क्या है? लिखित रूप से है। वर्ण जो है वो लिखित रूप से और ध्वनि जो मौखिक रूप से है। मामला क्लियर है? तो यहां पे क्या दोस्त, यहां पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। स्वर जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अयोगवा वही संकर जिनका किसी से मेल न होता हो। कौन? अंग और अह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यह प्रश्न आया हुआ है। लिपि और चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, वर्ण कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं? बताइए दोस्त, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे ये मतलब कई दफा पूछा गया है। यूपीएसआई से लेकर के बिहार एसआई में पूछा गया था ये वाला। ठीक है, तो आपको ये चीज पता है, जैसे लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? आपको पता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जो मौखिक इकाई है वो तो ध्वनि हो गई और जो लिखित रूप वर्ण हो गया। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या दोस्त कहते हैं? वर्णमाला। तो लिपि और चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखो भैया, अभी हम मात्रा के आधार की बात कर रहे थे। भाई मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? देखिए, अगर इस पे मूलतः आप जाएंगे तो बीपीएससी ने तो भाई 3 मान रखा है, तो जो बीपीएससी ने मान रखा है उसी को हम चलेंगे, उसी पे। होते तो मूलतः तो कैसे? अभी देखिए, जैसे मात्रा हम वही ऐसे लिखे स्वर, हम लिखेंगे अ आ, उसके बाद ई ई, ऊ ऊ। ठीक, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, री गायब कर लेते हैं, री का भी कोई यूज है नहीं। ठीक है, छोटा बड़ा री। उसके बाद ए ओ औ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए ओ औ। कितना होगा भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर री है, माफ करिएगा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, री है। ठीक है, तो अब यहां पे आप करेंगे ये मात्रा होगी, उसके बाद आपका ये मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पे जैसे छोटी ई है तो ये मतलब ऐसे होती है, यहां से जाती है। बड़ी है तो ऐसे आती है। ठीक है, री है तो ऐसे, छोटा ऊ है तो ऐसे, बड़ा हो तो ऐसे, और ए है तो ये, और अ है तो उसके बाद ये होती है। ठीक है, उसके माफ करिएगा 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक, अ है तो ये होती है, ओ है तो ये ऐसे आ जाती है, और अ होती है तो ऐसे हो जाती है। कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना दोस्त। मात्रा अगर आप स्वरों संख्या कितनी? 10 हो गई। अगर यहां पे कोई लिखे क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वरों संख्या, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या आपसे पूछ रहा है, कितने? 10 बताएंगे। अब इसको कैटेगराइज करना है, तो आपको पता है कैटेगराइजेशन अगर होगा स्वर का तो कुछ इस प्रकार होगा। एक तो होगा आपका ह्रस्व, ह्रस्व, या इसको हम एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक। एक तो होता है ह्रस्व। ठीक है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्या? दीर्घ स्वर होता है। और तीसरा, हालांकि संस्कृत बोल के बीपीएससी ने मान रखा इसलिए इसको मानेंगे, क्या? प्लुत स्वर होता है, जबकि ऐसा कोई स्वर होता ही नहीं है बेसिकली बात करें तो। ठीक है, तो इसमें
अब इसमें ह्रस्व मतलब मूल एक मात्री ह्रस्व, या इसको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मूल स्वर, तो आप कहेंगे भाई मूल स्वर तो वही होते हैं, कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। कौन कौन से, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये क्या है, ये एक मात्रिक स्वर है। अब बेसिकली होता क्या है, जो दीर्घ स्वर है इसको द्विमात्रिक बोलते हैं। क्या, द्विमात्रिक बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या बेसिकली अगर हम ऐसे डिस्कस करेंगे दोस्त, तो इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन सी होती है, जैसे अब यहाँ पे क्या, इसको आप तोड़ेंगे, पहले तो बड़ा, बड़ा आ, ठीक है, फिर बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर उसके बाद देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद इनका मेल होगा, आएगा ए, ओ और ओ। ठीक है, ए, ओ और ओ। तो ये कितने हो गए भैया, 7, ये और 4 ये 11 तो हो गए ना। अब प्लुत की कहां बात आएगी, प्लुत की बात कहीं आ रही है, तो भैया अगर बात करेंगे तो यही आएगा। अब 3 मात्रा है, तो यहां पे जानते हैं किसको रखा जाता है, यहां पे रखा जाता है ओम को। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ओम। तो यही जो मात्रा, यही तीसरी मात्रा के रूप में रखी जाती है, जबकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है कि भैया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, बेसिकली होता 2 ही है, लेकिन बीपीएससी ने इसको मान रखा है, इसलिए हम भी इसको 3 मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमको जो एग्जाम देना है वो बीपीएससी का देना है, तो हम उसी को मान के चलते हैं, उसी को लेके चलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो बताइए कितने हैं, 3 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, स्वर है, मात्रा है, व्यंजन है या विसर्ग है। बताइए, मात्रा है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। अभी तो हम लोग पढ़े भैया, ये क्या है, ये सभी जो है स्वर है, ये सभी क्या है, स्वर है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर के क्या है, ये पार्ट है, भाग हैं। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि होते तो 2 ही हैं। यहां पे देखिए पूछ रखा है, उत्तर प्रदेश में व्यायाम प्रशिक्षक की जो वैकेंसी थी उसमें पूछ रखा था, बिहार पुलिस में पूछ रखा है, तो सेम टू सेम वही चीज, इसलिए हम उसको मान के आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, व्यंजन, स्वर या विसर्ग। बताओ भैया। भाई विसर्ग तो ये होता है ना, स्वर स्वतंत्र रूप से होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बताओ भैया क्या कर रहा हूं, उच्चारण स्वतंत्र होता है और वो व्यंजन के उच्चारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो मेरे दोस्त, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, मेरा भाई क्या, स्वर जो मेरा भाई है, यही तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, स्वरों की संख्या कितनी है। बताओ भैया, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। जब अगर कोई ये कहेगा कि साहब इसमें हम 13 मारेंगे, तो भैया उसको दौड़ा दौड़ा के मारना है, क्योंकि 13 तो कहीं होता ही नहीं है, 13 कहीं होता ही नहीं है। अगर कहीं लिखा तो गलत लिखा है भाई। अगर मात्रा, यहां पे स्वरों की संख्या पूछा, अगर यहीं पे ये कहता कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी भैया, तो ये 10 आ जाती। वही जो आ वाला नहीं, छोटा आ, चूंकि इसकी कोई मात्रा होती ही नहीं है, तो यही मात्रा गायब हो जाती है, 10 बचते हैं। फिलहाल स्वरों की संख्या पूछा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, स्वर ध्वनि के प्रकार है, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत, उपयुक्त, तीनों। बताओ भैया। अब देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मतलब आप मेंटली से बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। भले तो होता है, लेकिन आपको करना कितना है, 3 ही करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी सहायता से होता है। हमने क्या कहा, स्वर बोले तो स्वतंत्र, स्वर बोले तो स्वतंत्र, मतलब स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन वर्णों का अगर आप उच्चारण करेंगे तो उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की जो ध्वनि होती है, जिसकी कोई मात्रा हम अभी नहीं बता रहे थे, इसका ये पाया ही पाया जाता है, कोई भी व्यंजन वर्ण हो। फिलहाल ये तीनों गलत, ऑप्शन नंबर डी बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर, स्वर किसका भेद है, संधि का, वर्ण का, समास का या लिंग का।
भैया अभी हम स्वर है वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो किसका भेद होगा? जाहिर सी बात है किसका होगा? वर्ण का होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? लीजिए आ गया ह्रस्व स्वर। अभी हम चर्चा किए थे ना सर, 11, 7, 4 या 2। अभी हम चर्चा के तो फिर चर्चा करेंगे, ताकि अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं, वो है कि भूलना चाहोगे तो मुझको भुला ना पाओगे। मैं इतना याद आऊंगा कि तुम मुझमें ही डूब जाओगे। इतनी बार मैं इसको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा कि वर्णमाला से अगर प्रश्न आएगा तो आप उसको भूल नहीं पाओगे। आप जितना भूलना चाहेंगे उतना आपको यही याद आएगा, भूलकर वो हमें याद आने लगे। ठीक है ना? तो देखिए साहब, अगर हम वर्ण के प्रकार में, जो अभी स्वर के प्रकार में जाते हैं, क्या स्वर के प्रकार में जाते हैं दोस्त, तो हमने क्या बताया था? ये क्या होता है? ह्रस्व स्वर, या इसी को एक मात्रिक बोलते हैं, एक मात्रिक बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं, मूल स्वर। तो अगर इनकी संख्या पूछेगा तो 4 होती है दोस्त। कौन कौन सा? एक होता अ, एक होता है, माफ करिएगा, ठीक है, एक होता अ, एक होती है ई, एक होता है उ, एक होता है री। अब इस दूसरा देखिए क्या होता है? दीर्घ स्वर। क्या होता है दोस्त? दीर्घ स्वर होता है। और ये दीर्घ स्वर क्या है? इनकी संख्या कितनी है? एक तो अ से बड़ा आ, ई से बड़ी ई, उ से बड़ा उ, री बड़ा होता नहीं है। फिर उसके बाद ये दोनों जुड़ते हैं, अपोजिट वाले, विजाती वाले जुड़ते हैं, तो ये बनता है क्या? ए। फिर विजाती वाले जुड़ते हैं तो ऐ, फिर जुड़ते हैं अलग से तो ओ, और अलग से फिर जुड़ते हैं तो कितना? औ हो जाता है। अगला प्लुत आता है दोस्त। प्लुत में हमने एक ही उदाहरण आता, ओम, सोहम, यही सब सारे क्या है? मतलब 3 मात्रा का समय लगता है। फिलहाल हमसे पूछा गया है इनकी संख्या कितनी होती है दोस्त? 4 होती है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर? देखो भैया, गुरु और लघु अगर कभी इसकी बात आएगी मेरे दोस्त, ठीक है, अगर हम ये बात करेंगे साहब कि गुरु और लघु कहां कैसे क्या मसला है, तो अब अभी हमने क्या कहा? 2 मात्राओं का समय लगता है। पहली बात तो मतलब ये क्या होंगे? ये होंगे दीर्घ स्वर। ये क्या होंगे? ये दीर्घ स्वर ही होंगे। और दीर्घ को कहते क्या है? गुरु और लघु की अभी चर्चा चल रही थी ना, कि भाई गुरु और दीर्घ इनकी चर्चा चल रही थी। तो अब इसमें देखिए, इनको क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे दोस्त। इनको अगर आप मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर को ही क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अगर आपके मन में आ रहा तो बिल्कुल गलत है, तो इसी तो ऐसे गलत हो गया। प्लुत होता है, दुगुना समय की बात हो रही है। ठीक है, अब हमको इस किस में पढ़ना है? गुरु स्वर और लघु में। तो आपको पता है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर, मतलब 2 मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। और छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु कहा गया है और दीर्घ जो है वो दीर्घ मात्रा को गुरु कहा गया है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्त। इसीलिए इतना आपको समझा रहे हैं कि भाई कहां क्या कहा है। छंद शास्त्र में गुरु और लघु की वो है किया गया है, तो ह्रस्व को क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और जो दीर्घ होता है उसको गुरु बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, क्या दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर की बात हो रही, ऑप्शन है आ, ए, उ, आ। बताओ भैया कौन सा दीर्घ स्वर? अब देखिए यहां पे लाके फंसा दिया ना, यहां पे लाके फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? अगर हम दीर्घ स्वर कैटेगराइजेशन करते हैं तो फंस गए कि नहीं फंस गया करके? तो भैया देखो, अगर यहीं पे जो मैं बताऊं कैटेगराइजल, तो इसमें देखिए जब हम एक ह्रस्व को तोड़ते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक होता है द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक। और इस द्विमात्रिक में 2 होते हैं, एक होता है क्या? एक होता है दीर्घ और एक होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो दीर्घ में जो है, जैसे यहां पे ह्रस्व में क्या होता है? आ, ई, उ और री। दीर्घ में क्या होता है? आ, ई और उ होता है। ये तो होता है ना, आ, ई और उ होता है। संयुक्त में क्या होता है भैया? ए, ऐ, ओ और ओ होता है।
तो भैया आप देखो दीर्घ पूछा है, तो दीर्घ में तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो भैया हम इसको गलत काट देंगे इसको, लेकिन अगर आप पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो ए भी है, आ भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे दीर्घ में कौन आ रहा है, आ, ई और उआ, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, देखिएगा इसको, संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ओ। संयुक्त स्वर नहीं है पूछा है, तो भैया यहां पर अगर आप द्विमात्रिक को तोड़ेंगे, तोड़िए ना द्विमात्रिक को, द्विमात्रिक को तोड़ेंगे तो ऐसे ही नहीं तोड़ेंगे जी, एक होता है दीर्घ और एक होता है संयुक्त। क्या होता है, एक होता है दीर्घ और एक होता है संयुक्त। तो दीर्घ में तीन ही ना आते हैं, कौन कौन सा, एक आता है आ, एक आता है ई और एक आता है उ। तो बताइए जी इसमें कौन बन रहा है, कौन सा नहीं है पूछा है, क्या संयुक्त। तो संयुक्त में हम बताएंगे ना, एक ए होता है, एक ऐ होता है, एक होता है ओ और एक होता है, और यही ना होता है। तो आप बताइए भाई ये तो है, ओ भी है, ए भी है, लेकिन हमारा जो बड़का उ है ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है। हमारा समझ में आ गया, ये दीर्घ स्वर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अनुस्वार में, हर्ष में, अनुनासिक में या प्लुत में। बताओ भैया, एक तो जैसे हर्ष से अगर ज्यादा समय लग गया तो वो हो जाता है दीर्घ स्वर, ठीक है, हर्ष से ज्यादा समय लगा तो वो दीर्घ स्वर हो गया। लेकिन अगर आपसे कहा कि भाई दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, तो भाई दीर्घ स्वर से ज्यादा समय किस में लगता है, जाहिर सी बात है प्लुत में लगता है। अनुनासिक वो होते हैं जो, देखिए एक होता है अनुनासिक, एक होता है निर्नासिक। अनुनासिक में क्या, नाक और मुंह, नाक प्लस मुंह, और निर्नासिक में नाक का प्रयोग नहीं होता है। हर्ष बोले तो वही मूल स्वर अ, ई, उ और री। अनुस्वार मैंने बताया था ना, अनुस्वार, विसर्ग अनुस्वार बताया था, अंक बिंदी वाला, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 19 नंबर, प्लुत स्वर कौन सा है, ओम, 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 ओम। बताओ भैया इसमें प्लुत स्वर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है इसमें प्लुत स्वर कौन सा है, इसमें प्लुत स्वर आपका ऐसे देखा जाए कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न जो है सीटेट में पूछा था दोस्त, सीटेट में पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया। अभी हम बताए थे ना आपको, क्या बताए, ये भैया हो गए क्या दीर्घ में, ये भी हो गए दीर्घ में, ये भी हो गए दीर्घ में, लेकिन ये हमारा भाई किसमें है, यही तो संयुक्त में आएगा। भाई संयुक्त की संख्या 4, एक होता है ए, दूसरा ऐ, तीसरा ओ और चौथा, और यही तो होते हैं संयुक्त स्वर। तो देख लीजिए जहां मिल रहा था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ए, ऐ, री, आ, ऐ, ओ, ए, ऐ, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें भी समझाना पड़ेगा क्या आपको, नहीं समझाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि इसमें ए, ऐ, ओ और औ यही क्या है, संयुक्त व्यंजन है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर मैं तेजी से चल रहा हूं तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि साहब आप तेजी से पढ़ा रहे थे, है ना। अगर चीजें समझ में, जो चीज समझ में आपको नहीं आएगी बेझिझक पूछेगा, कमेंट करेंगे, रिप्लाई मिलेगा आपको। आपका ही परिवार है, बहुत बड़का परिवार थोड़े है ही। आपके परिवार स्नेह और सम्मान की वजह से धीरे धीरे परिवार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मामला क्लियर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, भैया नहीं है, मूल दीर्घ स्वर की बात हो रही है। मूल स्वर ह्रस्व स्वर को बोलते हैं, लेकिन मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा भैया। तो अब देखिए वही मूल दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और क्या, संयुक्त स्वर, ये ना पूछ रहा है संयुक्त स्वर। तो भैया दीर्घ स्वर कितने होते हैं, मूल दीर्घ स्वर यही है ना, एक आ, ई और उ। यही तो भैया, थोड़ा सा राइटिंग हमारी ना थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप राइटिंग को बहुत ज्यादा लाइकली मतलब लेकर के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर नहीं है भैया, आ है, ई है, उ है, देख लीजिए, आ है, ई है, उ है, ये अब मिल गया नहीं है, मतलब ओ क्या है भैया, ये तो संयुक्त स्वर में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 23 नंबर, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है। किसके आधार पर, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर जब आप वर्गीकरण करेंगे दोस्त, तो अब भाई देखिए, आप चाहे मुख विवर कहिए चाहे जीभ कहिए,
चाहे मुख विवर कहिए या जीभ कहिए, मामला तो वही है, बात वही एक ही रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पे अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर की बात करते हैं, क्या अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, विवृत स्वर तो मुख खुलने के आधार पर होता है, मुख खुलने के आधार पर होता है ना। तो देखिए दोस्त, इसमें अगर आपको ऐसे करना है तो बिल्कुल ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे विवृत और अर्धविवृत नहीं होता है दोस्त। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है, पूछा है अंतर्गत नहीं आएगा, तो बिल्कुल यही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब लेते हैं 24 नंबर, क्या दोस्त, अर्धविवृत स्वर है ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन डी ए। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर इसको आप तोड़ेंगे ना दोस्त, तो समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत, विवृत ऐसे होता है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं, जैसे यहाँ पे अर्धसमृत, जैसे यहाँ पहले समृत लिख देते हैं, क्या दोस्त, समृत, ठीक, ये फिर यहाँ पे अर्धसमृत, अर्धसमृत, ठीक, फिर यहाँ पे अर्धविवृत, अर्धविवृत, फिर यहाँ पे विवृत, ये तो होता है ना दोस्त। एक एक करके इसको कैटेगराइजेशन करते। अगर आप समृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या होता है, बंद रहता है। बोले तो अगर इसकी बात करेंगे कौन कौन सा, भाई आप ई बोल दीजिए, ई बोल दीजिए, ऊ बोल दीजिए और ऊ, जैसे अब इसको बोलेंगे ना आप, यहां पे इसको आप बोलेंगे तो समृत, बोले तो जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग क्या होता है, बंद रहता है, होठ के आधार पर नहीं, मुख की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्धसमृत की बात अगर हम बोल रहे हैं जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार क्या होता है, आधा बंद रहता है, बोले तो ए और ओ। ठीक है, ए और ओ। अब अगर आपसे अर्धविवृत पूछेगा, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या हो, आधा खुला रहता हो, जैसे अ, ए, फिर वो डॉक्टर वाला जो आ नहीं होता है, डॉक्टर वाला अ, वो भी तो रहता है, और उसके बाद औ भी होता है। ठीक है, औ भी होता है। अब विवृत की बात करते हैं, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में क्या पूरा मुंह खुला, तो एकमात्र जीता जागता उदाहरण है कौन सा, आ वाला। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, अब ये तो आपको याद होगा ना कि भाई समृत बोले तो मुख क्या पूर्णतः लगभग लगभग मुख बंद रहता है, ई ई ऊ की बात कर लेते हैं। अर्धसमृत ए और ओ, अर्धविवृत ए आ और औ, और विवृत आ। अब इसने हमसे अर्धविवृत पूछा, कहां भैया अर्धविवृत ढूंढिए, तो यहां पे आपका अर्धविवृत आपका मिलेगा, यहां पे है ना दोस्त अर्धविवृत। अब देख लीजिए कौन कौन से इसमें आ रहा, कौन सा है, तो भैया अगर आप आ पे आएंगे तो आ क्या है, ये विवृत है, विवृत है। अगर हम ए की बात करते हैं दोस्त, ये क्या है, अर्धसमृत है, क्या है, अर्धसमृत है। ठीक है, अर्धसमृत है। अगर हम यहाँ पे अय की बात कर लेते हैं दोस्त, तो अभी अय के बजाय हम ऊ की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, ये समृत है, क्या है, समृत है। और यहाँ पे अगर हम अय की बात कर लेते हैं तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है आ, अय, आ और औ, ये हमारा क्या है, अर्धविवृत है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, उपोष्ठ। ठीक है, उपोष्ठ। अब बताइए इसमें ऑप्शन ए म, ऑप्शन सी बड़ा ओ, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन डी आ। तो हम आपको जैसे जब आप पढ़ेंगे ना दोस्त, तो इसकी ट्रिक होती है उपोष्ठ या उपपध्वनीय नाम। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर हम यहाँ बात कर लें उपोष्ठ, यहाँ पे इसकी ट्रिक बनाने, या संस्कृत में उपापध्वनीय नाम कहते हैं। ठीक है, उपोष्ठ मतलब यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर आता है प वर्ग। ये क्या होते हैं, ये ओठ के आधार पर बोले जाते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा आ। ये क्या है, ये है कंठ से, किससे है, कंठ से है। मामला क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ई। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे ना दोस्त, जैसे आप याद करें अकुह विसर्जनीय याम कंठ, आपको मैं ये फॉर्मूला देता हूं KTM2 का, KTMDO। ठीक है, KTM2 बाइक। ठीक है, के से बोले तो कंठ, टी से बोले तो तालु, एम से बोले तो मूर्धा, डी से बोले तो दंत, ओ से बोले तो ओष्ठ। ये क्या है, ये तो फॉर्मूला हम दे रहे हैं आपको, पूरा याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे भाई ये क है तो क वर्ग, क वर्ग, यहाँ पे च वर्ग, यहाँ पे क च के बाद ट वर्ग आता है, त वर्ग, ट वर्ग। ठीक है, ट वर्ग, यहाँ पे फिर
ता वर्ग, ता वर्ग, और यहाँ पे क च ट त और उसके बाद आता है पा वर्ग। ठीक है, मानक सेट हो गया। अब उसके बाद इसको आप इस पे डैश कर दिए, इस पे कर दीजिए। अब देखिए क्या है, आपको क्या लिखना है, श श श ह, मतलब यहाँ पे आप कौन सा स लिखेंगे, ये वाला, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये वाला सा, और यहाँ पे आप दंती सा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डॉट डॉट, यहाँ पे आपका ह आ जाएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे तो ये आपका हो जाता है, यहाँ पे य र ल और व आता है। ठीक है, य र और ल आता है। ठीक, इस प्रकार से सारी चीजें कवर हो जाती हैं। यहाँ पे क्या है, छोटा अ और बड़ा आ, तालों में छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ पे मूर्धा है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आप छोटा ऊ और बड़ा ऊ कर लीजिएगा, मूर्धा है तो री कर लीजिए, और यहीं पे आपका लली हो जाएगा। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है, कंठ से पूछ रहा है ना, कौन सा कंठ वर्ण है, तो भाई ये दो ही तो है, आ और ई। और अगर आप ऐसे याद करेंगे, भाई यहाँ पे अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु ऐसा नाम तालु, रूर्खा नाम मूर्धा, लितुर्ध नाम दंत है, उपु पदनीय नाम ओष्ठ है। आप ऐसे आएंगे, समझ रहे हैं, तो ये समस्या खत्म नहीं होगी आपकी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कंठ अगर आपको याद करना है तो आप देखिए आ है, तो पूछ रहा कौन सा है, तो आप जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर देंगे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई च छ ज झ इया का उच्चारण किसमें होता है, अभी हम बताए आपको, कंठ से होता है, तालव्य से होता है, मूर्धन्य से होता है, ओष्ठ से होता है। अभी हम बताया के टी एम डी ओ, क्या दोस्त है, ये है कंठ, ये है तालु, क्या है, तालु, तालु में क्या है, च वर्ग, च वर्ग, और यहाँ पे हमने क्या बताया था, छोटी और बड़ी। तो बताओ भैया, अब इसमें तालु है ना, तो कहां पे ताला पे दिख रहा है, तो भैया दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त, क्या है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 28 नंबर, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। लो भैया, जिह्वा के आधार पर, अभी तक हम लोग मुख बंद खोलने के आधार पर चर्चा कर रहे थे। अभी यहाँ क्या पूछा है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा वही हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, देखिए जिह्वा के आधार की बात करते हैं। क्या, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, तो यहां पर मेरे दोस्त क्या है, एक होता है अग्र स्वर, जो जिह्वा के नोकीले भाग आगे से बोला था, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है पश्च स्वर। क्या है, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है पश्च स्वर, ऐसे याद कर लीजिएगा, और एक होता है मध्य स्वर। तो ना हो तो आप इसको इरेज करिए और यहां पे लिखिए फिर अग्र स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये यही तो स्वर होते हैं ना, तीन स्वर होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे भाई कि अग्र स्वर कौन से होंगे, तो अग्र स्वर, सॉरी, सबसे पहले मध्य स्वर याद करिए। मध्य स्वर में मात्र और मात्र केवल एक है, और वो है आ। कि मैं आपको थोड़ा सा और अगले में आऊंगा तो मैं पूरे चार्ट बना करके दिखा दूंगा आपको, वो चार्ट आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी कर देगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए आ क्या है, मध्य स्वर हो गया। अब ये आ का काम खत्म हो गया दोस्त। ठीक है, अब जितने बच रहे हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, जो भी ऐसे बच रहे हैं, जैसे यहाँ पे अग्र स्वर में क्या, जो आप बोलिए, खुद बोलिए, जैसे आप बोलेंगे ई तो अग्र स्वर, बड़ी ई बोलेंगे तो ये भी क्या आगे आ रहा है, उसके बाद क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, उसके बाद आए, ये सभी क्या है, ये अग्र स्वर के उदाहरण है। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, पश्च स्वर की, तो क्या है, आ, क्या दोस्त, आ है, उसके बाद जो छोटा ऊ, आ के बाद छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, और इससे बन रहा क्या, इससे बन रहा है आपका ओ, क्या, इससे बन रहा है ओ, और इसी से बन रहा है आपका ओ। ठीक है, तो ओ और औ इसी से बन रहा है। ये सारे के सारे क्या हो गए दोस्त, ये सारे के सारे हो गए आपके। जैसे यहाँ के पश्च स्वर की बात करते हैं तो ये पश्च स्वर, मध्य स्वर की बात करते हैं मध्य स्वर, और अग्र स्वर की बात करते हैं तो ये जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार है। आप इसको भी याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। तो बताइए इसमें कितने प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3 प्रकार होते हैं। किसी कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, कलर वगैरह सब मैचिंग है ना। चलिए, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण पूछा है, अ, ई, आ, उ। अब बताओ भैया, हमने इसके लिए बताया था ना, एटीएम 2, ओ जो था, ओ से क्या हमने ऊपर लिखा था, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यही तो था भाई, के टी एम डी ओ, ओ से यहां पे क्या लिखा था, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और यही तो उपोष्ठ होता है।
तो भैया यहाँ पे अ क्या है, कंठ है, ई क्या है, तालु है, आ क्या है, ये भी कंठ है, तो ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों तो भैया कंठ है, और ये क्या है, ये भैया तालु है। और इसमें अगर आपसे ओष्ठ की बात आएगी, उपपदनीय नाम ओष्ठ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 30 नंबर, कंठ तालव्य कौन सा होता है? कंठ तालव्य आ गया, बढ़िया प्रश्न आया दोस्त। ए उ और उ, री और र और स मूर्धा सा, ए और ए, आ और आ। बताइए, देखिए कंठ तालव्य मतलब ऐसा वर्ड जिसका निर्माण किससे हो, एक तो कंठ मतलब आ से हो, इसमें इसके हिसाब से जो आ रहा है, और ई से हो। भाई ये तो पूछे कंठ तालव्य का मतलब होता है कि इसमें कंठ भी हो, वो सम्मिलित हो, और आपकी जो है जो तालु से वर्ड है वो भी सम्मिलित हो, यही तो है ना। तो भैया देखो, अगर हम इसमें बात कर लेते हैं तो भैया उ और उ ये क्या है, ये तो आप हमने क्या बताया, केटीएम दो ओष्ठ में आते हैं, किसमें, ओष्ठ में। र और स ये किस में आते हैं, मूर्धा में आते हैं, ऐसे ही काट दीजिए। अ और आ किस में आते हैं भैया, कंठ में आते हैं, बचा क्या, ए और ए और आय कैसे होगा, हो सकता है इसमें ऐसे रहा हो, तो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे अ और ई ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भैया, ये बनाते हैं, ए बनाते हैं, कैसे, ये होता है कंठ और ये होता है तालु, और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, कंठ तालव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त, कंठ तालव्य बनाते हैं। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 31 नंबर, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालव्य, हमने बताया ना, ओ है, हा है, छ है। हमने क्या बताया था भैया, के टी एम डी ओ, ये बताया था ना, ये आपका क वर्ग, यहाँ पे आपका च वर्ग, यहाँ पे आपका ट वर्ग, यहाँ पे आपका त वर्ग, यहाँ पे आपका प वर्ग, ये तो आया था। यहाँ यहाँ हमने क्या डॉट लगा दिया था, हमने कहा था यहाँ पे आएगा स, यहाँ पे आएगा ये वाला स, और यहाँ पे आएगा आपका ये वाला सा दंती सा। उसके बाद हमने कहा था यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, हा आएगा, फिर उसका यहाँ डाट लगेगा, यहाँ पे या आएगा, यहाँ पे र आएगा, यहाँ पे ला, यहाँ पे डाट डाट रहेगा। बात क्लियर है। वकारो दंतोष्ठ है, वह कर्जमार दंतोष्ठ, तो यहाँ पे क्या पूछा, कंठ तालु पूछा है। यहाँ पे हमने क्या कहा था दोस्त, यहाँ पे आपका अ और आ आएगा, यहाँ पे ई और ई आएगी, यहाँ पे आपका री आएगा, यहाँ पे आपका री आएगा, और यही यहाँ पर आपका क्या आएगा, उ और उ आएगा। मामला क्लियर है। अब देख लीजिए भाई, ये तो तालव्य से है, गलत हो गया। हाँ है तो देख लीजिए, स ह, ये भी यहाँ का क्या है, कंठ है, ये भी गलत हो गया। ओ औ की बात करते हैं तो ओ औ का निर्माण, जैसे यहाँ पे इसकी बात करते हैं, कैसे होगा, तो भैया यहाँ पर आपका आएगा अ और यहाँ पे आएगा उ, तो अ और उ दोनों मिलेंगे तो अ क्या है, आपका कंठ है, और उ क्या है, वो तो भैया ओष्ठ है ना, ओष्ठ। तो यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे क्या, कंठोष्ठ बनाएंगे, क्या कंठ ओष्ठ बनाएंगे, कंठ ओष्ठ। तो ये कंठोष्ठ का बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे बताने को बता दें, लेकिन आपको इतना समझाऊंगा तो आप फिर इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। अय के उच्चारण में और सहायता ली जाती है, एनसीईआरटी का प्रश्न भैया, एनसीईआरटी, रिक्त स्थान है, सही विकल्प चुनिए। छंद ताल, ईचुएस ताल, कंठ ताल, दंत ताल। अय का निर्माण करना भैया, किसका, अय का निर्माण। तो हमको आप एक चीज बताइए, अय का निर्माण होगा कैसे भाई, अगर आपसे पूछा जाए अय का निर्माण कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है, यहां पे अगर हमको अय ए का निर्माण करना, क्या करते हैं, अ धन ई, क्या बनता है, ए बनता है, सॉरी ए बनता है, और यहाँ पे अ और ए मिलते हैं तो क्या बनाता है, अय बनता है। क्या बनता है, अय बनता है। ये तो होता है ना, यहाँ पे क्या लगा दोस्त, यहाँ पे लगा है कंठ और यहाँ पे लगा है तालु, तो कंठ तालव्य कहाँ है, कंठ और तालु, ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, स्वर ए अय का उच्चारण स्थान कौन सा है, ए और अय, बिना सोचे समझे बताइए, जवाब दीजिए। कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य, ओष्ठ है। ओष्ठ में उ और उ और प वर्ग आता है। ठीक है, कंठोष्ठ की बात करते हैं, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, वकारो दंतोष्ठ, तो ये वह जो है दंतोष्ठ में आता है। अब अ और इसका बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या, कंठ तालव्य, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है, तालव्य, दंतोष्ठ, मूर्धन्य या कंठोष्ठ। देखो भैया हमको नहीं पता है, हम यहां बताएंगे क्या, अ और ओ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ओ बनाएंगे।
आ क्या होता है, आ होता है मेरे दोस्त कंठ, और उ क्या होता है, उपोष्ठ। हमने बताया था ना क्या होता है, ओष्ठ होता है। और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कंठोष्ठ। क्या बनाते हैं दोस्त, कंठोष्ठ बनाते हैं। कहां है भैया, कंठोष्ठ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 35 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिक लगता है। अनुनासिक और निरनुनासिक दो प्रकार होते हैं। तो अनुनासिक बोले तो नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है। बताइए, संभावित, संभव, संभावना, संभालना, अनुनासिक, अनुनासिकता है कौन से शब्द में, बताइए। ये नॉर्मल सा प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न है जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि विवेक की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं अनुनासिक स्वर की विशेषता, तो इसमें वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है, ठीक है, जो इसमें अब चंद्र बिंदु दर्शाई जाती है। तो अगर आपको इसमें रखना है तो आप संभावित रखेंगे, संभावित, संभावना, संभव, संभालना, संभालना बोलेंगे ना आप। तो इसमें आप देखेंगे वायु जो है संभालना नाक से ज्यादा निकल रही है, और सॉरी नाक के मुकाबले जो है मुंह से ज्यादा निकल रही है। तो यहाँ पे अनुनासिक हो जाएगा, और यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। निरनुनासिक, मौखिक स्वर, अनुनासिक स्वर या लुंठित स्वर। क्या बोल रहा है भैया, हवा नाक से भी निकलती है, मतलब मुख से तो निकल ही रही है और नकियों से निकल रही है। इसके कहने का मतलब ये है। तो भैया बताओ क्या होगा, अगर इसमें बात करें तो भैया इसमें आप किसको रखेंगे, जिस चंद्रबिंदी वाला होता है उसमें नाक से भी निकलती है, तो उसको बोलते हैं क्या भैया, अनुनासिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। हमने क्या कहा, निर्नासिक, अनुनासिक बोले तो नाक प्लस मुख, ये हमने बताया था पहले ना। अब निर्नासिक की बात है तो केवल नाक से निकलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं क्या, वृत्ताकार स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नासिक स्वर या समृद्ध स्वर। हमने क्या समृद्ध स्वर के बारे में क्या बताया था, मुख क्या है, लगभग बंद होता है, वृत्ताकार, मुख वर्तुलाकार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक बोले तो नाक और प्लस मुख, ठीक है, नाक प्लस मुख। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ये भी गलत हो गया, ये भी केवल नाक, केवल मुख से बात हो रही ना दोस्त, तो निरनुनासिक ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 38 नंबर, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्त मुखी स्वर है। आवृत्त मुखी बताओ, ई है, ओ है, उ है या उ है। देखिए दोस्त, हमने आपसे क्या कहा था अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे इसमें, कि भाई आकृति के आधार पर, अगर आकृति के आधार पर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमने अभी बताया ना वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, अभी चर्चा हो रही थी। तो भैया वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी कौन सा, वृत्त, जैसे अगर आप वृत्तमुखी बोले तो होंठ जो गोलाकार हो जाता है। पूछ क्या रहा है, आवृत्तमुखी स्वर हमसे पूछ रहा है। आवृत्तमुखी बोले तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्त, इसमें आपके आते हैं, जैसे अगर आप आ बोल रहे हैं तो खुल रहा मुंह क्या नहीं खुलेगा, सॉरी। अच्छा पहले छोटा ई लिख दीजिए, छोटा आ बोलिए, बड़ा आ बोलिए, छोटी ई बोलिए, छोटी ई बोलिए, उसके बाद आप बड़ी ई बोलिए, उसके बाद आप ए बोलिए, उसके बाद आप औ बोलिए। बताइए आवृत्त मुखी है, इनमें मुख गोलाकार होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप ये बोल दें क्या, छोटा ऊ बोलिए, छोटा ऊ, ऐसे हो गया छोटा ऊ, है ना। उसके बाद बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब आगे आप बढ़ेंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्या आता है भाई, आप ओ और ऐसे बोलेंगे ओ, आओ, ऐसे बोलेंगे ना, तो वो भी तो आ जाएंगे ना, ओ और ये भी तो आ जाएंगे। ये क्या है भैया, ये वृत्तमुखी है। क्या है, वृत्तमुखी है। तो इसमें क्या पूछा हमसे, आवृत्तमुखी। तो भैया आवृत्तमुखी बोले तो जिसमें गोलाकार नहीं होता, आ ई। तो इसमें तो संख्या इतनी है। देखो भैया कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है, तो इसमें नो डाउट ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, पश्च विवृत, अग्र विवृत, अग्र संवृत या पश्च स्वर। हम जब अभी पढ़ रहे थे तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की बात चल रही थी ना, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। जैसे आप यहां पे आएंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यही तो करेंगे ना सर। मध्य स्वर में क्या होता है, केवल आ आता है,
ठीक है, यहां पूछा क्या है, ऊ पूछा है दोस्त। ठीक है, भाषा विज्ञान के जो ऊ है वो बेसिकली आपके इसमें आएगा, पश्च में आएगा, पीछे से बोला जाता है। तो जब पश्च आ गया तो भैया पश्च में एक तो विपरीत भी समृद्ध भी है। अब आप हमको ये बताइए, जब आप ऊ और ऊ बोल रहे हैं तो ये मुख आपका बंद रह रहा है, खुल रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊ ऊ, होठ नहीं मुंह की बात कर रहे हैं दोस्त। तो ये ऊ और ऊ क्या होते हैं, ये सारे के साथ, जैसे अगर समृद्ध की बात करते हैं आ जो बड़ा वाला आ होता है, आ हो गया, ओ आओ आ, ये समृद्ध स्वर कहते हैं, इनको समृद्ध स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बेसिकली जब आप बोल रहे तो ये पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें अगर आप बताएंगे कि भैया इसमें सही क्या होगा, पश्च समृद्ध होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 40 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, क्या पूछा, नहीं है पूछा दोस्त। तो ऑप्शन है प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त और द्वित्व। तो भैया देखो द्वित्व क्या व्यंजन होता है, द्वित्व बोले तो जब रिपीटेशन होती है, जैसे एक शब्द होता है दिल्ली, तो इसमें ल शब्द की 2 बार रिपीटेशन हुई है, तो ये क्या है, यही तो द्वित्व की श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हमने आपको बता दिया, ये तीनों के तीनों जो है क्या है, स्वर के पार्ट है। ठीक है, चलिए 41 नंबर, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है क्या भैया, स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन है या अर्ध स्वर है। देखो भैया अगर हम बात करेंगे, स्वर हम पढ़ रहे थे दोस्त, तो स्वर में हमने 11 स्वर आपको बताए थे, आ ई उ री ए ओ औ, ये हमने बताया था ना। तो भैया ये किस में आते हैं, ये आते हैं स्वर में। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं ना, तो इसमें कौन से आते हैं, छ त्र ज्ञ, छत्रज्ञ, और उसके बाद आपका आता है स्र। ठीक है, छत्रज्ञ, छत्रज्ञ स्र। व्यंजन में आपको 33 बताया था, अर्धस्वर, अर्धस्वर में वो आप उनको रखेंगे अयोग वाह को। ठीक है, बाकी ऐसे अर्धस्वर की कोई संकल्पना नहीं है। ठीक है, चलिए 42 नंबर, अंतस्थ और उस व्यंजन कितने भैया। अब देखिए हमने अब जब हम आपको पढ़ा रहे थे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, या इसी को हृदय वर्णी व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या इसी को हृदय वर्णी व्यंजन बोलते हैं दोस्त। हृदय वर्णी व्यंजन, इनकी संख्या कौन कौन से दोस्त, तो ये है आपके या, र, ल और व। या और व क्या होते हैं, यही तो अर्धस्वर है, यही तो अर्धस्वर है। अभी जब पिछले प्रश्न पूछा था, ठीक है, ये आपका लुंठित है। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं इसको, क्या, लुंठित, लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित। और ये क्या है, पार्श्विक है, क्या है, पार्श्विक है। मामला क्लियर दोस्त, यार अलावा हो गए। अब बात करते हैं किसकी, ऊष्म व्यंजन, किसकी बात करते हैं दोस्त, इसमें बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, किसकी, ऊष्म व्यंजन। तो भैया ऊष्म व्यंजन की अगर बात करेंगे ना, तो ये क्या होता है, श, स और ह, ये तो होता है। अब देखिए हा को ही यहाँ पे काकल्य वर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण। इसके कई सारे नाम है, काकल्य वर्ण मोस्ट पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो उस व्यंजन पूछा क्या हमसे कि अंतस्थ और उस व्यंजन कितने हैं, तो भैया 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो हो गए कितने, 8। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, क्या दोस्त, इसमें क्या भैया, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है। कोई भी पंचमाक्षर आप लीजिए, चलिए जैसे हमने कहा क वर्ग का, क, च, त, त, तो अगर आप पंचमाक्षर जाएंगे प फ ब भ म, त थ द ध न, ट ठ ड ढ ळ, च छ ज झ ञ, क ख ग घ अंग, यही तो आएंगे ना आप। तो भैया आप बताइए हमको ये कितने हैं, इन्हीं की संख्या पूछा है, पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्त, ये है आपका स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर। अब देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आए स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो अभी तो हम लोग बांट चुके हैं ना स्वर तंत्रियों के आधार पर। देखिए माफ करिए, इस पे डिस्कशन स्वर तंत्र नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी सी 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन डी 4। बताइए दोस्त, चलिए इस पे डिस्कशन करते हैं। स्वर यंत्री जो कंपन होता है, क्या, जो कंपन की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात,
कंपन की बात हो, स्वर तंत्र का व्यंजन, इसमें क्या पूछा है, व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो भैया एक होता है आपका सघोष, क्या है, एक होता है आपका सघोष, एक होता है सघोष और एक होता है आपका अघोष, यही ना होता है जी, एक सघोष और एक अघोष। तो भैया कहां अगर व्यंजन पूछेगा तो भैया कितना प्रकार, दो प्रकार, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप ये कहें कि भाई नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियां, जो स्वर तंत्रियां है झंकृत होती हैं, जैसे हमने कहा कोई भी शब्द हम जैसे लें तो उसमें अगर स्वर, जैसे हमने कहा श, ठीक है, तो ये जैसे झंकृत होती हैं तो वो क्या होते हैं, वो आते हैं सघोष में, और अगर स्वर तंत्री उसमें नहीं हो रही है तो वो आते हैं किसमें, अघोष में आते हैं। मामला क्लियर है। तो सघोष अघोष इसको आप याद रखिएगा दोस्त, कितने प्रकार, दो प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, बताओ भैया, अक्षर, व्यंजन, स्वर या अनुस्वार, अनुस्वार बताओ इसका, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भैया, देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भैया, अक्षर कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, जैसे अगर आप सोच रहे हैं व्यंजन होगा तो भैया व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वालों को व्यंजन बोलते हैं, स्वर क्या होते हैं जो स्वतंत्र रूप से होते हैं उनको स्वर बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अ की बात हुई थी ना, तो अंग और अंग जो है अनुस्वार होता है, ठीक है, ये यूपी टीटी का प्रश्न है। चलिए 46 नंबर, कौन सा ऊस व्यंजन नहीं है, क्या ऊस व्यंजन नहीं है, बताओ भैया, भाई स, श, स और इसमें ह, ये सारे के सारे वही तो हैं, लेकिन ग जो है ये क्या है, ऊस व्यंजन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, क्या कंठ ध्वनियां, बोले तो केटीएम बाइक में जो के होता है उसमें च, ज, तालु, क्या तालु, ट, मूर्धा, क्या दोस्त, मूर्धा, य र की बात करेंगे तो वहीं पे आप जोड़ लीजिएगा, य और ल, य और र, तो ये कहीं तालु में है कहीं मूर्धा में है, ठीक है, लेकिन क और ख जो है ये कहां पे आते हैं, ये भैया आते हैं कंठ की, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ का उच्चारण मूर्धा है, तालु है, कंठ है या दंत है, तो ये किस वर्ण का है, तो भैया आप आएंगे कहेंगे भैया ये क वर्ग का है, कैसे, क, ख, ग, घ और अंगा, यही तो है ना, तो इसमें बताइए घ है तो ये क वर्ग है, क वर्ग बोले तो कंठ से होता है, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनिया कौन सी है, क्या कंठ ध्वनिया, अभी हमने तो आपको बताया था ना केटीएम 2 बाइक वाला फॉर्मूला, फ, ग, घ, म, ये क्या भैया, ये आपको पता है ये क्या, उपोष्ठ, ये क्या है, ओष्ठ से बोली जाती है, क्या ओष्ठ से बोली जाती है, य, र, ल, व, ये तो अंतस्थ व्यंजन है, क्या है दोस्त, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। क, ख, ग, ये च, छ, ज, झ, ये क्या है, ये तालव्य है, क्या है, तालव्य है, मतलब तालाबी वर्ण है, मतलब इचू ऐसा नाम तालु जो हमने आपको बताया था, और यहाँ पे क, ख, ग, घ पूछा है तो ये क्या है, ये कंठ ध्वनिया है, क्या है, कंठ ध्वनिया। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 50 नंबर अंतिम प्रश्न, क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि बोले तो जो केटीएम बाइक हमने फॉर्मूला बताया था उसका के, तो कौन आएगा के पे, भाई ये प है तो ये उपोष्ठ पे जाएगा, क्या उपोष्ठ पे जाएगा, च है तो ईचू ऐसा नाम तालु टी पे जाएगा, और अगर हम बात करते हैं टी की, ता की, तो वकारो दंत ओष्ठ है, जैसे अभी हम ता की बात करते हैं तो इसमें हमने आपको भाई के टी एम डी दंत बताया था ना, दंत वाला, तो ये दंत में डी में शिफ्ट हो जाएगा और बचता है आपका का, तो कंठ वाला इसी में आपका, क्योंकि ये क वर्ग का सदस्य है, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे दोस्त 50 प्रश्नों की शानदार श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है, उस उम्मीद के साथ कि आप जब क्लास कर रहे होंगे तो आपका एक अच्छा, एक बेहतर रिवीजन हुआ होगा। तो अब याद दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।